गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निकिता। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बेटा? मैं अच्छा हूं बेटा। आप सब बच्चे कैसे हैं? चलो जी, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो। आगे बढ़ते। सुप्रभात, सुप्रभात बेटा। देखो, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारा था प्रोराटा अलॉटमेंट को लेकर के। लेकिन इस प्रोराटा में हमने किसी भी टाइप का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कराया था। इस प्रोराटा में हमने किसी भी टाइप का कोई भी एक सिंगल डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। तो हमारा प्रोराटा जो था उसने हमको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। अभी हम प्रोराटा अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ ही हम कुछ थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट क्रिएट कराना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आपके साथ ही करता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ, एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन बनाता हूँ, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि देखो क्वेश्चंस में कितना चेंज आता है, उसके बाद सॉल्यूशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन हमारा मोरलेस यही रहने वाला है, इस टाइप का ही रहने वाला है, फ्रेमिंग यही रहने वाली है। उसको किस तरीके से टेक्स्ट मैटर में लिख दिया जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको हमने शेयर दे रखे हैं, जैसे कि राम या मोहन, मोहन का तो वापस कर दिया था, या सीता, इस टाइप के जो पर्सन होंगे, या फिर पब्लिक से कुछ पर्सन्स में से हम क्या करा देंगे, डिफॉल्ट करा देंगे। जब जब उस पार्टी से हम डिफॉल्ट कराएंगे तो वो आगे अपनी फर्दर कॉल्स या अलॉटमेंट पे जो अमाउंट पेंडिंग है उसे वो पे नहीं करेगा। जब उसे पे नहीं करेगा तो उसके शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। फंडामेंटल वही रहेगा, जो उससे आ चुका है उसे तो हम वापस नहीं करने वाले, लेकिन जो अमाउंट पे नहीं किया इस वजह से हम उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे, और फॉरफिट करके किसी अनदर पर्सन को री इशू कर देंगे। जो प्रॉफिट होगा कैपिटल के लिए वो फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। अगर कोई प्रीमियम का केस होता है तो प्रीमियम का जो प्रॉफिट होता है, अगर रिसीव हो गया तो प्रीमियम अकाउंट में ही बना रहेगा। अगर रिसीव नहीं हुआ तो दैट पर्टिकुलर पोर्शन हमारा जो रिसीव नहीं हुआ उस प्रीमियम को हम रिवर्स कर देंगे, वापसी कर देंगे, क्योंकि वो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। चलो जी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने कवर अप कर लिया था। इससे आगे हम बढ़ते हैं और इसे यहां कवर अप करने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
एग्जाम्पल नंबर 4 प्रोराटा। एग्जाम्पल नंबर 3 हम कर रहे थे अभी। एग्जाम्पल नंबर 4, मोहन लिमिटेड इश्यू 1 lakh share at the rate of ₹10 each. 1 lakh share at the rate of ₹10 each. Amount called up as under application 4 allotment 5 first call ₹1. Application received for 2 lakh shares. Application received for 2 lakh shares बेटा ड्यू टू सम रीजंस मैं आपकी 8:30 क्लास ले पा रहा हूँ। वापस से इसे थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है हमको मॉर्निंग का, और अगर हमको टाइम को बढ़ाना पड़े, लंबी क्लास लेनी पड़े, तो हम थोड़ा सा लंबी क्लास भी ले सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिवली अगर हम 7 बजे से स्टार्ट कर लेंगे और लेट्स सपोज मुझे 2-2 ढाई घंटे की 2 क्लास लेनी है तो हम 12 बजे तक क्लास ले सकते हैं। तो 10 सुबह 7 जागने के बाद ना एक्चुअली क्या है कि सुबह 7 बजे से अगर हम बैठ जाते तो 10-12 बजे तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लास लेने में। तो ढाई घंटे की हम बैक टू बैक क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं ऑफिशियल टाइम इसे 8:30 नहीं कर रहा हूँ। टाइम आपका वही है, लेकिन कुछ रीज़न है उसकी वजह से मैं आपकी क्लास अभी नहीं ले पा रहा हूँ। 1-2 दिन में करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मोहन लिमिटेड इशू 1 lakh shares at the rate of ₹10 each. Amount called up as under application 4 allotment 5 first call 1. Application 4 allotment 5 first call ₹1. Application received for 2 lakh shares. Application received for 2 lakh shares. Company made pro rata allotment. Company made pro rata allotment. Ramesh who hold 10,000 shares did not pay allotment onwards. Company forfeit his shares and reissue to Radha ₹8 per share.
₹8 पर शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। Generalize the transactions। एग्जाम्पल सभी का नोट हो गया? ये फुल फ्लैश एग्जाम्पल है, आई थिंक सभी का नोट हो गया होगा। जल्दी से मुझे बताओ, अगर नोट हो गया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो नोटेड। अगर आपका एग्जाम्पल नोट हो चुका है तो जल्दी से मेंशन कर दो। ओके, यस। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्यूशन में बेटा एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। यहां हम बात कर लेते हैं पार्टीज। पार्टीज में एक डिफॉल्टर है यहां पर रमेश, और बाकी सारे पर्सन है अदर, और लास्ट में टोटल। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं। डिफॉल्टर रमेश है और बाकी सारे अदर। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आए और अलॉटमेंट कितना शेयर किया गया। अलॉट कितना शेयर किया गया। सबसे बड़ी बात यह, टोटल में चलते हैं। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन मिले 2 लाख शेयर्स का, तो 2 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, कंपनी ने अलॉट किया 1 लाख। हर 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाने वाले को कितना दे दिया होगा कंपनी ने? 1 लाख दे दिया होगा। बेटा मोहन लिमिटेड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहन लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट कॉल्ड अप एज अंडर एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 5 फर्स्ट कॉल 1। फटाफट से फोटो वगैरह खींच सकते हो आप दूसरे मोबाइल से अगर है तो। मोहन लिमिटेड इश्यू 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट कॉल्ड अप एज अंडर एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 5 फर्स्ट कॉल 1। एप्लीकेशन रिसीट फॉर 2 लाख शेयर्स। कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट। रमेश हु होल्ड 10,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स। Company forfeit his shares and reissue to Radha at the rate of ₹8 per share after first call। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन मैंने नोट कराया था। आपकी क्वेरी आ रही है कि सर आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा से दिखा दीजिए। थोड़ा सा बेसिक्स आप इसमें से नोट कर लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर बार बार सॉल्यूशन कराऊंगा तो क्वेश्चन मुझे दिखाना पड़ता है आपको, तो इन दैट पर्टिकुलर के सॉल्यूशन भी करते रहें और क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा सा नोट करते रहें। स्पेस छोड़ दीजिए इतना। यही क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी आज की क्लास की। मैंने आपको यहां कंक्लूजन दिया कि 2 लाख शेयर्स बेटा, अगर मैं स्क्रीनशॉट का ऑप्शन उसमें ले आऊंगा तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर क्या रहेगा कि हम बच्चों को एक बार क्लास देंगे। बहुत सारे बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर दें और फिर
वो क्लासेस हजार हजार रुपए में मार्केट में सेल हो रही हो, फिर हमारे पास कौन आएगा? तो वो मजबूरी है बेटा, तो पापी पेट का सवाल है, बिजनेस खत्म हो जाएगा अपना। बच्चे कह रहे हैं वैसे भी कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप। 1 लाख रुपीज की हम अगर बात करें, 1 लाख रुपीज की 1 लाख शेयर्स की अगर हम बात करें, 2 लाख शेयर्स हमने यहां पर एप्लीकेशन रिसीव किए, 2 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन मिले और इशू किए गए शेयर 1 लाख, यानी इशूड कितने किए गए यहां पर? 1 लाख। तो सिंपल सी बात है, जिसको 1 लाख इशू किए गए उसने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई होंगी। सेम वे राम ने होल्ड कर रखे हैं 10,000 शेयर, होल्ड कर रखे मतलब इसको इशू कर दिए गए, इसको इशू कर दिए गए 10,000 शेयर। तो जाहिर सी बात है 10,000 शेयर इसको इशू किए गए, तो इसने डबल के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी, 20,000 के लिए इसने पक्का पक्का एप्लीकेशन लगाई होगी, क्योंकि 2:1 के रेशो में हमने यहां पर शेयर इशू किए हैं। अदर की अगर हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन रमेश ने लगा दी 20,000 शेयर की, टोटल एप्लीकेशन है 2 लाख की, तो बाकी सारे जो पर्सन है उन्होंने 1,80,000 की एप्लीकेशन लगाई होंगी और उनको जो शेयर हमने इशू किए होंगे वो 90,000 शेयर इशू किए होंगे। चलो जी, यहां तक कहानी समझ में आती है। अब एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला है, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन या एप्लीकेशन अमाउंट, जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो @(4). अब @(4) जो होगा वो जो एप्लीकेशन आए, जो एप्लीकेशन रिसीव किए, उस रिसीव्ड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ये अमाउंट कैलकुलेट होगा। 20,000 शेयर्स पर 4 रुपीज से 80,000 रुपीज यहां पर कलेक्ट हो चुके होंगे। अदर्स के केस में 1,80,000 है और 4 रुपीज से अगर हम यहां कैलकुलेट करेंगे तो 7,20,000 रुपीज, 7,20,000 रुपीज यहां पर कलेक्ट हो चुके होंगे हमारे। कुछ भी नहीं दिया होता है तो 1:2 एज्यूम करेंगे क्या सर? नहीं बेटा, एज्यूम तो आपने कभी करना ही नहीं है। 1:2 क्यों एज्यूम कर रहे हो आप बेटा? मतलब ही नहीं बनता। आपको हमेशा ये तो कंपनी बताती है कि कितने शेयर इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशन कितना मिला, ये 2 इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में होती ही होती है, तो ये पॉइंट तो आपको कभी एज्यूम ही नहीं करना पड़ेगा। कितना एप्लीकेशन आपको नहीं, कितना एप्लीकेशन आपको मिला, ये हमेशा इंफॉर्मेशन होती है, और ऑलरेडी कितना इशू करने वाले हो, तो इशू और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रिसिप्ट के बीच में ये रेशो डेवलप करना होता है। तो 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिला है और 1 लाख इशू करने वाले, 2:1 का रेशो डेवलप हो रहा है, ये एज्यूम नहीं किया, डेवलप करना पड़ेगा ईच एंड एवरी टाइम आपको ये रेशो। एज्यूम कुछ भी नहीं करना होगा। टोटल एप्लीकेशन का जो अमाउंट रहा वो आपका 8 लाख रुपीज का रहेगा, क्योंकि टोटल में 2 लाख एप्लीकेशन मिले, 4 रुपए से जो अमाउंट मिलेगा तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। एप्लीकेशन जो ड्यू होगी, एप्लीकेशन जो ड्यू होगी वो कितने रुपए से होगी, ये भी जानने वाली बात है। अब एप्लीकेशन हमेशा ड्यू होती है जितने शेयर इशू किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। जैसे 10,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं तो 10,000 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 यहाँ एप्लीकेशन ड्यू होगी। 90 का 4 से करेंगे 3,60,000 के यहां पर एप्लीकेशन ड्यू हो जाएगी। साथ ही साथ में @4 टोटल की अगर हम बात करें 1 लाख शेयर्स हैं, 4 रुपए के हिसाब से ड्यू होगा, तो 4 लाख टोटल आना चाहिए। और अगर हम ऊपर वाली दोनों फिगर का टोटल भी लगाएं तो 360 और 40,000 4 लाख ही आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? तो एप्लीकेशन हमारा रिसीव कितना हो रहा है, एप्लीकेशन हमारा रिसीव कितना हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन अमाउंट हमको कितना मिल रहा है, यानी कि इसे रिसीव बोल सकते हैं, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, और हम उसमें से ड्यू कितना कर रहे हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा।
आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर जो कैलकुलेट किया जाएगा अगला पॉइंट रहेगा एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, कितना एक्स्ट्रा हमको मिला। तो रमेश से कितना मिला बच्चों, 80 माइनस 40,000 एक्स्ट्रा मिला। बाकी अदर पर्सन से 7,20,000 मिले। रिक्वायरमेंट था 3,60,000 का, यहां पर 3,60,000 हमको एक्स्ट्रा मिल गया। 7,20,000 में से 3,60,000 माइनस करेंगे तो 3,60,000 हमको एक्स्ट्रा मिला। और 8 लाख में से 4 लाख अगर टोटल में माइनस करेंगे तो 4 लाख हमको टोटल में एक्स्ट्रा मिला है। अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा, अलॉटमेंट पर हम कितनी अमाउंट कॉल करेंगे, कितना मांगेंगे। जो अलॉटमेंट ड्यू का मतलब है अलॉटमेंट पर हम कितना पैसा मांगने वाले हैं। अलॉटमेंट ड्यू होगा 5 रुपए से, और ये जो 5 रुपए जो लिए जाएंगे वो इश्यूड शेयर के बेसिस पर कैलकुलेट होंगे, क्योंकि अब एप्लीकेशन रिसीव हुआ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट द रेट ऑफ 5, जितना इशूड है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अलॉटमेंट अमाउंट हमारा यहां 5 रुपीज से क्या होगा बच्चों, कॉल किया जाएगा। तो 5 रुपीज से हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 मल्टीपल बाई 5 इज इक्वल टू 50,000। 10,000 मल्टीपल बाई 5 इज इक्वल टू 50,000। 90,000 मल्टीपल बाय 90,000 मल्टीपल बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4,50,000। टोटल अलॉटमेंट पर हमको चाहिए 5 लाख, और 4 लाख ऑलरेडी उन्होंने एडवांस दे रखा है। कायदे में देखा जाए रमेश ने 40,000 पहले से एडवांस में दे रखा है, एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा है, एक्सेस दे रखा है, 50,000 उससे चाहिए। तो अलॉटमेंट पर इसका एडजस्टमेंट 40,000 का कंप्लीट बचेगा। अलॉटमेंट अमाउंट जो एडिशनली रिक्वायर्ड होगी वो रमेश से कितने की रिक्वायर्ड होगी, 10,000 का। बाकी अदर पब्लिक की अगर हम बात करेंगे 4,50,000 चाहिए, 3,60,000 ऑलरेडी उन लोगों ने दे रखा है। तो कितना एडिशनल अलॉटमेंट रिक्वायर्ड होगा, यहां पर 90,000 का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, यानी कि एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट अगर हम कैलकुलेट करें डायरेक्टली सबको एडजस्ट करने के बाद, एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन, जो अपना इंफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट करना है, जो कुछ भी मेंशन करना है अपनी टेबल में, अपने अकॉर्डिंगली आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो। आपने टेबल का कोई भी फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहां बोला कि अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट पर देना 50,000 है, ऑलरेडी 40,000 दे चुका है। तो एडिशनल अमाउंट इससे कितना चाहिए, 10,000 चाहिए, जिसमें पूरा का पूरा 40,000 एडजस्ट हो जाएगा, 10,000 एक्स्ट्रा हमको चाहिए, एडिशनली चाहिए। एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर्स ऑन अलॉटमेंट, तो 360 ये दे चुके हैं, 4,50,000 इनको देना था। तो इन दैट पर्टिकुलर केस 90,000 हमको इनसे चाहिए। तो टोटल में 1 लाख रुपीस का एडिशनल अमाउंट चाहिए। 4 लाख का एडवांस में आ चुका है, 5 लाख रिक्वायर्ड था, 5 लाख रिक्वायर्ड था। इन दैट पर्टिकुलर केस 1 लाख एडिशनली हमको अमाउंट चाहिए, और ये 1 लाख एडिशनली अमाउंट मिलेगा, कुछ रमेश से मिलेगा तो कुछ अदर से। रमेश से 10,000 मिलेंगे, बाकी सारे अदर पर्सन से 90,000 मिलेंगे। बट रमेश एक ऐसा इंसान है जिसने आगे जाकर के डिफॉल्ट कर दिया। और क्या डिफॉल्ट कर दिया कि कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, और रमेश हु होल्ड 10,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स। ना तो जी उसने अलॉटमेंट दिया, मतलब ये 10,000 रुपए नहीं दिए होंगे अलॉटमेंट पर, क्योंकि 40 तो वापस थोड़ी ना ले लेगा, ये तो एडजस्ट कर लिया कंपनी ने। बाकी जो अलॉटमेंट पर कितना पेमेंट नहीं किया होगा, मात्र 10,000 का। और फर्स्ट कॉल उसकी 1 रुपए के अकॉर्डिंगली पेमेंट, 10,000 शेयर्स पर 1 रुपए का फर्स्ट कॉल, मतलब 10,000 रुपए उसने फर्स्ट कॉल पर नहीं दिए होंगे। 20,000 का रमेश ने पेमेंट नहीं किया। रमेश ने पेमेंट कितनी अमाउंट का कर दिया, यह देखने वाली बात है।
तो अगर इस टेबल को हम देखें, रमेश ने एप्लीकेशन लगाया 20,000 का, और 20,000 पर 20,000 की एप्लीकेशंस पर उसने 4 रुपए के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर दिया था। 80,000 का पेमेंट कर दिया था, 80,000 का पेमेंट कर दिया था। डायरेक्टली आज की डेट में हमसे कोई पूछे कि बताओ फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस आने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे? रमेश के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं ना, तो चेक कर लो रमेश ने अब तक टोटल कितना पेमेंट किया है। तो रमेश ने सिर्फ एक ही बार पेमेंट किया है, वो भी एप्लीकेशन पर। उसका पैसा बाद में एडजस्ट हुआ है, बाद में कोई पेमेंट नहीं किया, और एप्लीकेशन पर भी 80,000 का पेमेंट किया है। तो जितना पेमेंट किया उतना ही फॉरफीचर अकाउंट में चला जाता है, प्रोवाइडेड दैट वो प्रीमियम के लिए पेमेंट ना हो। हमारे इस क्वेश्चन में प्रीमियम के लिए पेमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए रमेश के जो शेयर फॉरफिट हुए उन पर फॉरफीचर में कितना बैलेंस आएगा, तो यहां 80,000 का बैलेंस हम बता सकते हैं। दूसरा, वही 10,000 शेयर्स 8 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंगली 8 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंगली री इशू कर दिए गए, और री इशू पर 2 रुपए का डिस्काउंट है। मतलब री इशू पर फॉरफीचर का जो यूटिलाइजेशन होगा 10,000 10,000 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज का इस फॉरफीचर के बैलेंस का यूटिलाइजेशन होगा। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में कोई एमसीक्यू में पूछ लेता कि बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा, या फॉरफीचर का कितना बैलेंस री इशू के टाइम पर यूटिलाइज होगा, तो री इशू के टाइम पर यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो 20,000। अब 80,000 में से 20,000 यूटिलाइज हो गया, तो बैलेंस अमाउंट हमारा कितना बचा? 60,000। बेटा हमने एंट्री नहीं बनाए, हमने एंट्रीज नहीं बनाए, बट क्या हम ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये आप समझ पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं? डायरेक्टली आप इस टाइप से चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मुझे आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके, जो मैंने आपसे बोली बातें कि फॉरफीचर का बैलेंस कितना आएगा, री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, क्या आप अभी डायरेक्टली फील कर पा रहे हैं? जल्दी से बताइए। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर आप तो बोले जा रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा? जल्दी से मेरे को बताइए, क्या आप डायरेक्टली इन बातों को फील कर पा रहे हैं? अगर इन बातों को फील कर पाएंगे तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, जो रियल सेंस में यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए वो आपके इंटेलेक्चुअल को टेस्ट कर ले कि आप डायरेक्टली फिगर्स को कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसा तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए उसे जिसमें आपका टाइम भी कम लगे, बट अगर आपको आता है तो आप सही से इजीली जल्दी से आंसर कर पाए। तो मैंने ये पॉइंट आपके सामने रखे, अब हम एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। टेबल हमारा इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि इतना टेबल बनने के बाद हमारे जो मेजर कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशन है उसे हम डायरेक्ट भी कर लेंगे लास्ट में। जरूरी नहीं है लास्ट तक के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए आप टेबल बनाएं। टेबल सिर्फ इसलिए होती है कि जब ह्यूज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो उनको कुछ एस्पेक्ट हम टेबल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे उनकी मदद से हम बाकी सारी कैलकुलेशन को इजीली कर पाए और कंफ्यूजन कम हो। ऐसा कुछ नहीं है कि टेबल आपकी फुल फ्लैज इतनी बड़ी बननी चाहिए, इस पर्टिकुलर आइटम तक बननी चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। क्योंकि मेजर सॉल्यूशन जो होता है वो आपका जनरल एंट्रीज होती हैं, ये आपने करेक्ट देनी होती है। तो अगर हम जनरल एंट्रीज की बात करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करने की जनरल एंट्री बनेगी। तो बेटा एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, आ रहा है तो डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो भी कितने अमाउंट से? वो भी कितने अमाउंट से? 80,000 से एप्लीकेशन रिसीव होंगे, सॉरी ये तो रमेश के रिसीव होंगे टोटल में, कंपनी एज अ होल का तो 8 लाख से आपको रिसीव करना है। 8 लाख से आप पैसा रिसीव करोगे, और ये 8 लाख कैसे रिसीव होगा? दो लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और मल्टीपल बाय 4, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी तो इसे सिर्फ एक टेम्परेरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8 लाख रुपीस बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव।
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, जनरल एंट्री की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट। अब जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करके इसे खत्म करेंगे, 8 लाख रुपीस। लेकिन यहां से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, टू शेयर कैपिटल। अब जितने शेयर इशू करें, लेट सपोज आपने शेयर इशू करें 1 लाख, मल्टीप्लाई 4 रुपये एप्लीकेशन पर चाहिए, तो 4 लाख रुपए एप्लीकेशन का अमाउंट ड्यू हो जाना चाहिए। रेस्ट एक्स्ट्रा 4 लाख रुपीज है, उसका क्या होगा, चाहे वो रमेश से मिले या पब्लिक से मिले, इस वास्ते कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल एंट्री में हमें किसी का नाम नहीं लिखना होता, हम सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे शेयर अलॉटमेंट के नाम से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और वो कितना, 4 लाख रुपीज। ये एक्सेस अमाउंट है, ये एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कर दिया हमने। कहां पर एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पर। इस एक्सेस अमाउंट को हमने कैलकुलेट भी किया था, टेबल में कैलकुलेट किया था कि कितना पैसा मिला, 8 लाख, कितना ड्यू हो गया एप्लीकेशन पर, 4 लाख, तो एक्सेस कितना बचा, 4 लाख। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि 40,000 राम से मिला और बाकी सारा पब्लिक से मिला, आदर्श रमेश से मिला 40 से और बाकी सारा पब्लिक से मिला, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। टोटल से हम एंट्री बनाते हैं, कोई नेम वाइज एंट्री हम उधर नहीं बनाते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे करके हमने इस एंट्री को बनाया। और एप्लीकेशन अकाउंट परमानेंटली इधर क्लोज हो गया और एक टेम्परेरी अकाउंट में हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट अकाउंट में, 4 लाख रुपए जो एक्सेस पोर्शन था उसके लिए। बीइंग अलॉटमेंट, सॉरी, बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, and excess amount adjusted on allotment, और एक्सेस अमाउंट को हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया है। अब जब अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पर एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया एक टेम्परेरी अकाउंट में, अब अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बना लो। अलॉटमेंट पर पैसा कितना चाहिए था आपको, तो अलॉटमेंट पर 5 रुपए के अकॉर्डिंगली ₹5 पर शेयर आपको डिमांड करना था। शेयर इशू करें 1 लाख, 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से आपको पैसा चाहिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख रुपीज आपको अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड है, 5 लाख रुपीज। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, जिन शेयर होल्डर्स का बैलेंस आपने एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नाम से डेबिट किया है 5 लाख से, उन्हीं शेयर होल्डर का एक बैलेंस एक अनदर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नाम से क्रेडिट है ऑलरेडी 4 लाख रुपए से। तो शेयर अलॉटमेंट के नाम से ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर करके क्रेडिट कर रखा है और शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया अभी आपने 5 लाख से। तो एक्स्ट्रा जो डेबिट बचा हुआ है वो हमारा 1 लाख रुपीस का बचा हुआ है। एक्स्ट्रा जो डेबिट बचा हुआ है वो हमारा कितना बचा हुआ है, 1 लाख रुपीस का बचा हुआ है। अब शेयर अलॉटमेंट का 1 लाख रुपीस हमको मिल जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य वाली बात कि वो पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि राम एक डिफॉल्टर हो गया और उसने अपने 10,000 का पेमेंट नहीं किया जो कि उसे मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पर। टोटल 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पर, लेकिन ये 10,000 रुपए नहीं मिलेगा, मात्र कितना मिलेगा, 90,000। मात्र कितना मिलेगा बच्चों, 90,000। तो यहां पर जब हम बैंक अकाउंट की एंट्री, बैंक से कनेक्टेड एंट्री बनाएंगे, पैसा रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे, तो पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां हम कॉल्सन एरियर भी रेज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोजली कंप्लीटली क्लोज करके कॉल्सन एरियर रेज कर लेते हैं, और रेज करने में थोड़ा सा फायदा है क्योंकि अलॉटमेंट का बैलेंस क्रेडिट है, अलॉटमेंट का बैलेंस डेबिट है, दोनों का हिसाब एकदम क्लियर कर दो, नेट क्रेडिट करके अलॉटमेंट को खत्म ही कर दो। एक कॉल्सन एरियर अकाउंट रेज कर लेते हैं जो कि स्पेशली हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट पेमेंट नहीं आया। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना आ चुका, 90,000 आ गया। कितना नहीं आया, 10,000 नहीं आया।
और शेयर अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस है 50,000 और शेयर अलॉटमेंट का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है शेयर अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस है 5 लाख और शेयर अलॉटमेंट का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है 4 लाख। तो 1 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा डेबिट जो था उसे अब खत्म करना बनता है, क्योंकि हमने कॉल सिनेरियर अकाउंट रेज कर लिया। तो हम अलॉटमेंट अकाउंट को टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को फुली क्लोज कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज से हमने इधर क्लोज कर दिया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट रमेश, यानी रमेश को छोड़ करके सारे के सारे पर्सन्स ने अलॉटमेंट का मनी का पेमेंट कर दिया। तो ये रमेश के लिए ही कॉल सिनेरियर आ रहा है 10,000 रुपीज का। तो अलॉटमेंट पर जो 10,000 रुपये नहीं मिले वो हमने कॉल सिनेरियर में ट्रांसफर कर दिए। सेम वे हम रुकेंगे नहीं, आगे फर्स्ट कॉल फिर डिमांड करेंगे। फर्स्ट कॉल डिमांड करेंगे 1 रुपीज से 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर इशू किए गए, 1 रुपीज से फर्स्ट कॉल डिमांड होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो बच्चों 1 लाख शेयर्स पर 1 रुपए से 1 लाख रुपए की फर्स्ट कॉल आपको मिलनी चाहिए। वो पैसा आपने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। 1 लाख रुपए आपने फर्स्ट कॉल के ड्यू कर दिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट कॉल रिसीव होना चाहिए था 1 लाख से, लेकिन रिसीव नहीं होगा क्योंकि इसमें एक मिस्टर राम है और मिस्टर राम के पास 10,000 शेयर हैं। वो 1 रुपये से अपना फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करेंगे। तो जब 1 रुपये से फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करेंगे तो 10,000 रुपये इनके फर्स्ट कॉल पर नहीं मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 मिलेगा। कॉल सिनेरियो डेबिट 10,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसे कंप्लीटली क्लोज कर देंगे 1 लाख रुपीज से। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ, इसमें कॉल सिनेरियर हमारा 10,000 से है। आई थिंक यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे जिसमें हम कुछ डायरेक्ट फिगर मेंशन करेंगे और कुछ फिगर अपनी एंट्री से उठा करके डालेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलने पर भी अगर हमारी एंट्री मैच कर जाती है, इसका मतलब हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, क्योंकि जो ठीक करता है वो कहीं से भी कोई फिगर उठा ले उसकी सारी फिगर मैच कर जाती है। जब जब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट करने का, मतलब शेयर कैपिटल के बैलेंस को खत्म करना होता है उस पर्सन के लिए जिसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, और शेयर कैपिटल का बैलेंस उस अमाउंट से खत्म होता है जितना अमाउंट कॉल्ड किया जा चुका है उसके शेयर्स पर, क्योंकि जितना अमाउंट कॉल्ड किया जा चुका है उतना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही ड्यू की एंट्री बनती है हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं ना। तो ये मिस्टर रमेश है, इनके लिए सारी की सारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कॉल की जा चुकी है, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट को हमने ड्यू कर चुके हैं। तो सारे के सारा 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए से 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इसके लिए क्रेडिट कर चुके होंगे। अब उसे डेबिट करने का वक्त आ गया, उसे रिवर्स करने का वक्त आ गया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके शेयर कैपिटल अकाउंट को खत्म करने का वक्त आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 1 लाख रुपए से। हमने बोला कि फॉरफीचर एक इनकम होती है, कमाई होती है, प्रॉफिट होता है। तो टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में उतना ही अमाउंट आता है जितना हमें प्रॉफिट के तौर पर मिल चुका है। और इस रमेश से हमको सिर्फ एक एप्लीकेशन पर 80,000 मिले, जो कि इसने डबल एप्लीकेशन लगा दी इसलिए 80,000 मिल गए।
₹4 से 20,000 शेयर्स पर 80,000 मिल गए, तो ये 80,000 हमारा कंप्लीट प्रॉफिट होगा। तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 80,000। अब जो हमारी अनपेड कॉल्स चल रही हैं, कॉल्स इन एरियर चल रहा है, कॉल्स इन एरियर डेबिट है हमारा, इसके लिए 10,000 इधर, और 10,000 का ही कॉल्स इन एरियर हमारा डेबिट है अलॉटमेंट पर। कॉल्स इन एरियर डेबिट 10,000 का अलॉटमेंट पर, तो टोटल कॉल्स इन एरियर डेबिट है हमारा 20,000 का। जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट है उसे क्रेडिट करके खत्म करने का वक्त आ गया है। तो टू कॉल्स इन एरियर 20,000 रुपीज। क्या बच्चों एंट्री टैली हो गई? मैंने आपसे नहीं कहा कि आप बैलेंसिंग फिगर में शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस निकालो, डायरेक्टली हमने पुट किया। शेयर कैपिटल का बैलेंस भी हमने पुट किया, कॉल्स इन एरियर का बैलेंस हमने उठा लिया सीधा, जो हमारी एंट्रीज में टोटल आ रहा था। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग रमेश शेयर फॉरफिटेड, रमेश के जो शेयर्स थे हमने क्या कर दिए बच्चों, फॉरफिट कर दिए। बताइए यहां तक फॉर फ्यूचर की एंट्री तक किसी भी बच्चे को कोई सिंगल डाउट? जल्दी से मेरे को बता दो, फॉर फ्यूचर की एंट्री तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से नो डाउट मेंशन कर दीजिए। चलो जी, बच्चों के आंसर नो में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। फॉर फ्यूचर का बैलेंस हमारा 80,000 प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस है बच्चों। अब जब हम इसे री इशू करेंगे तो री इशू इनको 10 रुपए वाले शेयर को हमने 8 रुपए में किया है और राधा को कर दिया। अब फर्क नहीं पड़ता राधा को करें, गीता को करें, सीता को करें, किससे करें, नाम तो एंट्री में लिखना ही नहीं होता, बस नरेशन में डाल सकते हैं हम नाम डालना चाहें तो इन्होंने 8 रुपीज पर शेयर जो री इशू कर दिया है राधा को, सारे के सारे 10,000 शेयर थे वो राधा को इशू कर दिए गए। तो उस दौरान पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹8, 80,000 तो आपको अमाउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट देने वाले हो उतने से हम इस प्रॉफिट को कम कर देंगे, जो शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट प्रॉफिट था 80,000 का, क्योंकि अब इन्हीं शेयर्स को री इशू करने पर हमको लॉस उठाना पड़ रहा है, तो उस लॉस को बुक ना करके उस प्रॉफिट को ही कम कर देंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट बैलेंस से कम करने के लिए शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट को जब हम कम करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट जब बढ़ता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं 20,000। और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। बीइंग शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, 8 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंगली इनको री इशू कर दिया गया। अब बेटा शेयर्स हमने री इशू कर दिए, अब इसके बाद देखो जरा इस प्रॉफिट के बैलेंस। फॉर फ्यूचर एक टेम्पररी अकाउंट है प्रॉफिट का, इसको एक परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। बट जितना बैलेंस बचता है उतना, तो 80,000 क्रेडिट था, 20,000 हो गया डेबिट, तो नेट क्रेडिट कितना बचा? 60,000 रुपीज का नेट क्रेडिट अभी हमारे पास है। उस नेट क्रेडिट को खत्म करने का तरीका है उसे डेबिट कर दो 60,000, तो 60,000 से फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा और वो एक नए प्रॉफिट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। और उसे कैपिटल फॉर फ्यूचर में जो क्रेडिट बैलेंस चल रहा था उसे क्रेडिट बैलेंस के तौर पर रखा जाएगा और वो भी कैपिटल रिजर्व में। हम यहां पर नोट कर रहे हैं शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, $60,000 का, टोटल 80,000 का तो ये था, 20,000 रुपए यूटिलाइज हो गया तो 60,000 ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। बीइंग बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत रिलैक्स रहोगे तो यहां क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं आने वाली। देखो प्रोराटा भी इस क्वेश्चन में हमने कर दिया, और प्रोराटा के साथ में शेयर्स को फॉरफिट भी करा लिया और री इशू भी करा दिया। मोरलेस प्रॉब्लम हमने इसमें कवर कर ली थी। इसमें अगर प्रीमियम वाला एक केस भी ले लें, प्रीमियम का एक केस भी अगर हम ले लें तो हमारे ये केस मोरलेस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बताइए बच्चों, यहां तक किसी को कोई समस्या, ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे को रिप्लाई कीजिए। अगर यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। फिर बच्चे बोल रहे हैं नो सर, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सब बढ़िया। चलिए जी, सब क्लियर है, सब बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं हम। चैप्टर सर एक बार री इशू की एंट्री बता दो। देखो बेटा, री इशू का देखो, कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए थे वो री इशू कर दिए टू राधा एट ₹0 पर शेयर। कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 10,000 शेयर ही तो फॉरफिट किए थे, जो रमेश वाले थे। रमेश वाले 10,000 शेयर, रमेश के पास 10,000 शेयर थे, ये फॉरफिट किए थे, और ये री इशू कर दिए राधा को एट ₹8। तो 80,000 रुपीज तो मिला होगा, और 20,000 का हो गया डिस्काउंट। अब ये 20,000 का डिस्काउंट एक लॉस है, इस लॉस को हमें डेबिट करना चाहिए। या अगर किसी लॉस को हम डेबिट नहीं करना चाहते तो उसकी जगह किसी प्रॉफिट को उठा के डेबिट कर दो, वही हमने किया। रीइश्यू की एंट्री में देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 8, 80,000 हमको मिला, और शेयर फॉरफीचर डेबिट कर दिया। जो ये क्रेडिट हमारा प्रॉफिट आ रहा है ना ऑलरेडी ऊपर वाली एंट्री में 80,000 का, उस प्रॉफिट को हम खत्म करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले हम चिल्ला रहे थे कि फॉरफीचर पर 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 80,000 का प्रॉफिट हुआ। किसी ने समझाया, अरे ओ पागल, क्यों चिल्ला रहा है? फॉरफीचर पर तुम्हें 80,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, ये फॉरफिट किए, और यही एक रीजन है। इसके बाद आपको ये री इशू भी करने पड़ेंगे, और री इशू करने पड़ रहे हैं, उस दौरान आपको 20,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो ऐसे मत बोल कि 80,000 का प्रॉफिट हुआ, ऐसे बोल 80,000 का ओवरऑल 80,000 80K का हमें प्रॉफिट हुआ, 20K का फॉरफीचर की वजह से डिस्काउंट देना पड़ा, इफेक्टिवली हमको 60K का प्रॉफिट हुआ, 60,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमको 80 मिला, ₹80 मिले। इत्तेफाक से बात है कि फॉरफीचर का प्रॉफिट भी 80 आ रहा है, और हम रीइश्यू पर डिस्काउंट, हम रीइश्यू पर जो अमाउंट मिल रहा है, जो बैंक से बैलेंस हमको मिल रहा है, जो हमको अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो भी 80,000 रिसीव हो रहा है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। 80,000 का प्रॉफिट है और 20,000 का डिस्काउंट देने वाले हैं, जो 60,000 का प्रॉफिट बचा। बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 80,000, शेयर फॉरफीचर हमने डेबिट कर दिया 20,000, और शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज। क्योंकि जब जब हम शेयर रीइश्यू करेंगे तो उतना अमाउंट हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे, बैंक को हमने जो डेबिट किया वो क्यों डेबिट किया? क्योंकि उतना पैसा मिल रहा है, और हमने यहां डिस्काउंट को डेबिट करने की बजाय उसी प्रॉफिट के बैलेंस को डेबिट कर लिया, क्योंकि किसी ने हमसे बोला था कि आपको 80,000 का प्रॉफिट नहीं है, आप उस इफेक्टिवली 20,000 की डिस्काउंट को इसमें से हटाओ, 60 का प्रॉफिट बचा। बच्चे ने बोला कि कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री बता दीजिए, निकिता ने बोला। अब यहीं से कंटिन्यूटी में कैपिटल रिजर्व का भी बता देता हूं थोड़ा सा मैं आपको।
बैंक टू शेयर फॉरफीचर करके ये एंट्री हमने बना ली। क्या मुझे आप जवाब देंगे ये शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस था 80,000 ये प्रॉफिट का बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है? दूसरा, ये शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस, ये हमारा एक तरीके से लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट हुए तो नेट प्रॉफिट बचा आपका 60,000 का, वो भी क्रेडिट, जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है। ये 60,000 का अभी भी फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, और हर एक क्रेडिट बैलेंस या तो लायबिलिटी की तरफ इशारा करता है या प्रॉफिट की तरफ। और क्योंकि ये प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा एक ऐसा इवेंट जहां हमने शेयर्स को फॉरफिट किया और उस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे वापस नहीं किए, तो 60,000 का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को शेयर फॉरफीचर के नाम से मेंटेन कर लो, या कैपिटल रिजर्व के नाम से मेंटेन कर लो, या पीएनएल के नाम से मेंटेन कर लो, या किसी भी रिजर्व के नाम से मेंटेन कर लो, वो रिजर्व क्रेडिट ही रहेगी और लायबिलिटी साइड में ही आएगी। अगर इस फॉरफीचर के बैलेंस को अगर हम कैपिटल रिजर्व में ना भी ट्रांसफर करें तो ये लायबिलिटी साइड में रिजर्व में 60,000 से आता रहेगा। बात समझ रहे हो? बट कंपनी एक्ट में लिख दिया गया कि जब जब शेयर्स पर बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। तो टाइम भी हमने इसे फॉरफीचर में रखा, टेम्परेरली हमने इसे फॉरफीचर में रखा, बट क्योंकि अब शेयर री इशू हो चुके हैं तो अब हमको जो प्रॉफिट और लॉस होना है वो फाइनल हो चुका है। तो अब हम इस शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व के बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चे बोले कि सर ट्रांसफर करने की जरूरत ही क्या थी, आप एक काम कर लेते। मैंने कहा बताओ क्या काम कर लेते। जब जब ये प्रॉफिट जनरेट हुआ था तब तब इसका नाम फॉरफीचर ना रख करके कैपिटल रिजर्व रख लेते। कैपिटल रिजर्व रख लेते तो क्या बुराई थी? मैंने कहा बुराई थी बेटा। कैपिटल रिजर्व में अगर मैं इसे ट्रांसफर कर लेता इस फॉरफीचर के बैलेंस को, ध्यान से सुनना, कैपिटल रिजर्व में अगर मैं इसे ट्रांसफर कर लेता तो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाता। प्रॉब्लम क्या अराइज होता? क्योंकि अभी मेरा प्रॉफिट और लॉस फाइनल नहीं हुआ। मेरा प्रॉफिट और लॉस तब फाइनल होगा जब ये शेयर री इशू हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि शेयर फॉरफिट कर लिए लेकिन अभी री इशू नहीं किए, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस फाइनल नहीं हुआ। और जब तक प्रॉफिट और लॉस फाइनल ना हो तो एक परमानेंट अकाउंट में उसका ट्रांसफर होना नहीं बनता, उसे किसी टेम्परेरी अकाउंट में होल्ड कर लेना चाहिए। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसे होल्ड करना होता है, तब तक होल्ड करना होता है जब तक कि शेयर री इशू ना हो। आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके 12th क्लास में आपने ऐसे कंसेप्ट सीखे होंगे जब आपको बताया गया होगा, इवन तो मैं कह सकता हूं, मैं साफ शब्दों में बात करूं तो रटाया गया होगा कि बेटा अगर 1 लाख शेयर हैं और उसमें से 50% री इशू किए गए तो जितना फॉरफीचर में बैलेंस आ रहा है उसके 2 टुकड़े कर लो, और 50% फॉरफीचर के बैलेंस में से जितना आपने डिस्काउंट दिया उतना माइनस कर लो। बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, और जो 50% का बैलेंस है वो फॉरफीचर अकाउंट में ही बना रहेगा, वो फॉरफीचर अकाउंट में ही बना रहेगा। बताइए बच्चों, क्या ऐसे ही सुना था आपने? और वो यही एक रीजन था कि टेम्परेरी अकाउंट में तब तक हम बैलेंस को रखते हैं जब तक कि उसे री इशू ना किया जाए। जैसे ही री इशू कर दिया जाए तो उतने पोर्शन को हम कहीं ना कहीं परमानेंट रिजर्व के तौर पर ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। मुबासरा क्वेश्चन है, सर ये कैपिटल रेवेन्यू है इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है? हाँ बेटा, जब जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे, हालांकि जो बच्चे फाउंडेशन पास करके आए उनको उधर भी पढ़ाया गया होगा कैपिटल किसे, कैपिटल प्रॉफिट किसे बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट किसे बोलते हैं। तो जो जो कैपिटल के अरेंजमेंट के दौरान जो प्रॉफिट्स हुए उन सब को कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में रखा जाता है। जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट होते हैं उनको हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए लॉ में कई सारे अकाउंट बताए गए हैं। कैपिटल रिजर्व भी बताया गया है, साथ ही साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये भी एक कैपिटल प्रॉफिट का एग्जाम्पल है, क्योंकि कैपिटल हम पब्लिक से इकट्ठा कर रहे हैं और उस दौरान जो प्रॉफिट हो गया वो हमने एक सेपरेट अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में मेंटेन कर दिया, वो भी एक कैपिटल प्रॉफिट है। तो कैपिटल रिजर्व भी कैपिटल प्रॉफिट है।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी कैपिटल प्रॉफिट है। ये फॉरफीचर का जो टेम्परेरी बैलेंस है ये भी एक कैपिटल प्रॉफिट का अकाउंट है। बहुत सारे जो प्रॉफिट्स टेक्निकली देखा जाए कि जो बिजनेस एक्टिविटीज से अराइज हुए हैं वो सारे के सारे बैलेंस हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं। और जो प्रॉफिट्स हमारी कैपिटल एक्टिविटीज यानी कि कैपिटल के अरेंजमेंट के दौरान अराइज हुए उन्हें हम कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं जगह जगह पर एक्ट में उन्हें कैपिटल रिजर्व में जनरली ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है। कुछ एक अदर कैपिटल प्रॉफिट्स के लिए कुछ स्पेशल रिजर्व मेंशन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपके एक डाउट को मैं और रिजॉल्व करता हूं, यही क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन के फॉरफीचर के बाद के एस्पेक्ट को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बात क्लियर है? क्वेश्चन यही रखेंगे, लास्ट की री इशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री चेंज होगी, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। हमको थोड़ा सा और बेटर में ये फंडामेंटल और बेटर तरीके से फंडामेंटल समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 था, एग्जाम्पल नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे हम। बताइए यहां तक जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दिए इनमें तो किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं ना आपको? ये तो क्लियर हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो तो क्लियर हो रहा है, ऐसा तो नहीं जो बोल रहा हूं इससे और ज्यादा डाउट क्रिएट हो रहे हैं आपको? जल्दी से बता दो जिससे कि मैं एग्जाम्पल नंबर 5 तक चल सकूं। एग्जाम्पल नंबर 5, चलो जी एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखे। चैप्टर आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा बेटा? मजा आ रहा है ना इसे पढ़ने में? अकाउंट्स आप कितना भी सीखो लेकिन दिल से सीखो, डेबिट क्रेडिट पर आपकी कमांड बनती चली जाए। मैं आपसे सिंपल सा एक फंडामेंटल बोलता हूं, सोसाइटी में कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी ना होना आपके पास, अगर आपके पास स्किल्स और टैलेंट हैं तो भी 50-60 हजार रुपए का जॉब कहीं नहीं गया। और थोड़ा भागदौड़ कर लेंगे तो लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब से, अकाउंट्स की जॉब से, सिर्फ अकाउंट्स की जॉब से। एग्जाम्पल नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं एक उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाऊंगा जिस एग्जाम्पल को हम लेकर के चल रहे थे। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 4, सर ये सपोज का मतलब क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ ऐसा होता तो क्या करते। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 4, कंपनी री इश्यू only 25% shares. Company reissue only 25% shares to Radha at the rate of ₹8 per share. अगर एग्जाम्पल नंबर 5 में ऐसा होता कि कंपनी सिर्फ 25% शेयर्स को रीइश्यू करती और वो भी राधा को 8 रुपए पर शेयर, तो सबसे पहले ये देखो कि फॉरफिट कितने शेयर्स किए। तो हम अब तो हमको क्वेश्चन रट चुका होगा। हमारे रमेश के पास 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स हमने क्या किए, फॉरफिट किए। बताओ बच्चों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, कुछ पहले वर्किंग करेंगे उसके बाद एंट्री बनाएंगे। रमेश के जो शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने 10,000 और ये री इशू करने की बात कर रहे हैं। री इशू करने की बात की जा रही है और कुछ शेयर होल्ड किए जा रहे हैं, मतलब वो री इशू अभी नहीं किए गए। और 10,000 शेयर्स पर यहां पर फॉरफीचर का बैलेंस की अगर हम बात करें
बैलेंस ऑफ फॉर फीचर, क्योंकि फॉर फीचर का बैलेंस तो तभी अराइज हो जाता है ना जैसे ही शेयर फॉरफिट होते हैं। बैलेंस ऑफ फॉर फीचर अकाउंट हमारा 80,000 आ रहा है प्रॉफिट का अकाउंट। 10,000 शेयर्स में से 25% शेयर हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। तो यहां पर 2,500 शेयर, 2,500 शेयर एट द रेट ऑफ 8 इज इक्वल टू, अगर हम यहां कैलकुलेट करेंगे 20,000 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 इंटू 8, 20,000 ही आना चाहिए। 2,500 इंटू 8, 20,000 रुपीज हमको मिलेगा एज अ बैंक के तौर पर। यहां पर जो फॉर फीचर यूटिलाइज होगा, फॉर फीचर यूटिलाइज्ड जो होगा वो होगा 2,500 शेयर, जो 25% है, ये 7,500 शेयर होल्ड कर लिए जाएंगे एट द रेट ऑफ ₹2। अगर हम ये बात करेंगे तो 5,000 रुपए का यहां फॉर फीचर यूज होगा। 2,500, 5,000 रुपए का फॉर फीचर इधर यूटिलाइज होगा। बाकी ये 7,500 शेयर हमारे होल्ड होंगे। अब क्योंकि फॉर फीचर का बैलेंस हमारा 80,000 का था, तो देखें जरा फॉर फीचर के बैलेंस को, अगर हम 80,000 के बैलेंस को अगर हम 25 और 75 के रेशो में तोड़ेंगे तो इसको डिवाइड 25, इसका 25% कैलकुलेट करो तो ये 20,000 आएगा। अगर इसका 75% कैलकुलेट करो तो ये आएगा 60,000। ये कैलकुलेशन पहले आप चेक कर लो, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। 80,000 ये फॉर फीचर का बैलेंस था, फॉर फीचर का बैलेंस 80,000 था। जल्दी से बताओ, ये इन कैलकुलेशंस में भी तो किसी बच्चों को डाउट नहीं ना। 10,000 शेयर्स में से 2,500 शेयर्स हमें रीइश्यू करने, वो भी 8 रुपीज के अकॉर्डिंगली होल्ड करने 7,500 शेयर्स। जल्दी से मेरे को बताइए, इन कैलकुलेशंस में किसी बच्चे को कोई डाउट, ये समझ में आ गया? या कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं वही कैलकुलेशन आपको दोबारा से समझाऊंगा। 10,000 शेयर्स में से इन्होंने मात्र 25% शेयर री इशू करने के लिए बोला, तो हमने री इशू किया 8 रुपीज से, तो 20,000 रुपीज हमें बैंक का बैलेंस आने वाला है। साथ ही साथ में शेयर फॉर फीचर कितना यूटिलाइज हो जाएगा, 2,500 रुपीज 2 इज इक्वल टू 5,000। और शेयर होल्ड करके रखेंगे हम 7,500, यानी कि जो री इशू नहीं करेंगे। तो जो री इशू नहीं करेंगे उसकी तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। बात क्लियर? साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि 80,000 की हमारा फॉर फीचर का बैलेंस था, जिसमें से 20,000 हमारा 25% वाला पोर्शन रहेगा, 60,000 हमारा 75% वाला पोर्शन रहेगा। और इस 20,000 में से हमने 5,000 का बैलेंस यूटिलाइज कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 15,000 ट्रांसफर होगा। अब ये जो 60,000 का बैलेंस है ये फॉर फीचर में पड़ा रहेगा, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। मात्र जितना पोर्शन शेयर रीइश्यू किया उतना ही पोर्शन हमने फॉर फीचर का उठा लिया, और उसमें से जो यूटिलाइज किया उसे माइनस कर दिया। बैलेंस 15,000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो दो एंट्री बनेगी, एक रीइश्यू की एंट्री बनेगी, एक कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी मात्र 15,000 से, और री इशू की एंट्री बनेगी मात्र 2,500 शेयर की। चलो दोनों एंट्री में बना देता हूं, या पेज को दो पार्ट में डिवाइड करके इधर ही बना देता हूं। जब री इशू किया जाएगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? 20,000 रुपीज। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना आएगा? 5,000, और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर क्या 2,500 शेयर है, 10 रुपए से 25,000 रुपए की हो जाएगी कैपिटल, 25,000 बीइंग 25% शेयर्स री इश्यूड,
और यहां पर बेटा फॉर फ्यूचर में जो ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 15,000। ठीक है, प्रॉफिट ऑन 25% शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट ऑन 25% शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट कर दिया उतने अमाउंट से और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लास्ट की दो एंट्री चेंज हो जाएंगी अगर ये लाइन सॉल्यूशन में चेंज कर देता। अगर क्वेश्चन में लाइन हमारी ये हो जाती कंपनी री इशू ओनली 25% शेयर टू राजा एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, तो लास्ट की दो एंट्री में चेंज आ जाता, एक तो री इशू की एंट्री में और दूसरी हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री में। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा एज इट इज सेम रहता। बताइए बेटा, लास्ट की दो एंट्री आपको समझ में आई? जल्दी से बताइए बेटा मेरे को, क्या लास्ट के दो एंट्री आपको समझ में आ रहे हैं? ओके सर, एक डाउट है। बोलो बेटा, डाउट क्या है बताइए। निकिता बोलिए, डाउट क्या है बताइए। डाउट आपका कोई लंबा चौड़ा सा है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। छोटा मोटा डाउट है तो आप उधर मेंशन कर दीजिए। नंबर आपके पास है ऑलरेडी। अच्छा, डाउट ये था कि सीट ऊपर करनी है। ये लो। हाँ बेटा, बस ब्रेक दूंगा अभी, इस क्लास को ओवर करा दूं, बस ब्रेक देने वाला हूं आपको। अभी एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन जो करा दिया ना, इससे आपके एक दो कंसेप्ट और करा दूं मैं आपको। अभी एक प्रीमियम वाला भी ले लेता हूं कि अगर प्रीमियम पर री इशू कर दिया गया तो क्या होगा। बस इसके बाद ही केस लेने वाला हूं मैं इसी क्वेश्चन में। बेटा बुक्स वगैरह ले लेना आप, जैसे जैसे ये अनलॉकिंग की प्रक्रिया चालू होगी। तो आप तो दिल्ली में ही रहते हो बेटा, हाँ करके बुक्स कलेक्ट कर लेना। बाहर वाले बच्चों अपने प्रिंट निकलवा लेंगे। बात कर लेना कुछ क्लास के बाद। फॉर फ्यूचर एंड कैपिटल रिजर्व अगेन एक्सप्लेन कर दो। फॉर फ्यूचर एंड कैपिटल रिजर्व अगेन एक्सप्लेन कर दो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर फ्यूचर एंड कैपिटल रिजर्व की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस होता है वो सारा कैपिटल रिजर्व में जाता है। आप इसे ऐसे समझो, जितने शेयर री इशू होंगे उतने शेयर्स पर बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये 75% का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं किया,
75% का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि 7,500 शेयर आपने अभी री इशू भी तो नहीं किए। जब री इशू करेंगे तब इसके कैपिटल रिजर्व के बैलेंस 60,000 से इस पर अगर कोई लॉस होगा तो उसे माइनस कर देंगे और तब इस 60,000 के बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जब इनको री इशू करेंगे तब तक के लिए ये बैलेंस फॉरफीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही पड़ा रहेगा। आई थिंक अगर आप इस बात से ही कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी सारी बात आपको समझ में आ गई है, तो ये तो मैंने आपसे बोला था जो पोर्शन होल्ड कर लिया उसका जो क्रेडिट बैलेंस है, उसका जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो फॉरफीचर अकाउंट में ही रहेगा। जो पोर्शन हमने री इशू कर दिया, तो री इशू वाला पोर्शन 25% था, तो 25% फॉरफीचर का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। उसमें से जो लॉस हुआ उसे माइनस कर दिया, बैलेंस जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 75% वाला जो पोर्शन था, दैट मीन 60,000, वो हमारा फॉरफीचर के बैलेंस में ही पड़ा रहेगा। बात क्लियर? बात क्लियर है बेटा? निकिता समझ में आ गई अभी आपको? जल्दी से मेरे को यस नो में टाइप कर दो, यस नो में बता दो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जितना परसेंट हम होल्ड करके रखते हैं शेयर्स में। चलो अच्छी बात है। अब मैं अगले केस की बात करता हूं। एग्जाम्पल सिक्स सपोज इन एग्जाम्पल 4, मैं अभी भी एग्जाम्पल 4 की बात कर रहा हूं जो हमारा मेन एग्जाम्पल था। बेटा आईसीएसआई की बुक्स तो सभी के पास आ जाती हैं। अंशिका, आईसीएसआई की बुक्स सभी के पास आती हैं। इतना हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन अगर किसी के डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड नहीं है, तो जब तक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड नहीं होंगे तब तक ही आईसीएसआई की बुक्स नहीं आएंगी। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड होते हैं, आपकी फीस पेमेंट ऑलरेडी हो जाती है, सब बच्चों के पास आईसीएसआई की बुक आएंगी। कोई भी बच्चा, आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू रहा होगा बेटा, प्रॉपरली अपलोड नहीं होंगे, अपना लॉगिन आईडी आप सीधा चेक करिए, उधर लॉगिन आईडी आप डाल करके चेक करना अपना, और आपके प्रोफाइल में अगर कुछ पेंडिंग बता रहा है तभी आपकी बुक्स रुक सकते हैं। अदरवाइज बुक्स स्टॉक होता है तो यूजली 10 दिन में भी आ जाती हैं, अदरवाइज विद इन 1 मंथ तो आ ही जाती हैं, विद इन 1 मंथ तो आ ही जाती हैं एनी हाउ। वो बेटा 2 मंथ का, कई बार 3 मंथ भी लग जाते हैं। मैंने बोला ना, डिपेंड करता है आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर। बेटा प्री एग्जामिनेशन के लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप यूट्यूब चैनल में चले जाना, यूट्यूब चैनल पर चले जाना। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे देते हैं, सारा प्रोसीजर मैंने बता रखा है। 1 डे ओरिएंटेशन का भी साथ ही साथ में बता रखा है। 30 मिनट का करीब करीब है। आपको मैं अभी बताऊंगा प्री एग्जामिनेशन टेस्ट सिर्फ आपके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपने घर बैठ करके 8 के 8 पेपर के एमसीक्यू एक बार क्लियर करना पड़ता है। 99 अटेम्प्ट मिलते हैं, 99 अटेम्प्ट में से आपने एक बार ही क्लियर करना होता है, और वो भी 40% मार्क्स लाने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है, तो थोड़ा गलत क्वेश्चंस ना करें उसमें। साथ ही साथ में 3-4 बार अगर पेपर दोगे तो वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बेस्ट तरीका ये होता है कि जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर टिक कर दें, और इसमें कोई रिमोट प्रॉक्टरिंग नहीं होती, जैसे CSEET में होता है ना कि रिमोट प्रॉक्टरिंग होती है, सामने से कोई आपको देख रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको प्रैक्टिस के तौर पर उन्हें सॉल्व करना है, जैसे मर्जी आप उन्हें सॉल्व कर लें। फॉर्मेलिटी एक बार कर जरूर लें, कोई भी बच्चा उन्हें छोड़े ना, कर लें। वो ICSI ई-लर्निंग से लॉगिन करना पड़ता है, उसका सारा प्रोसीजर मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 4, अब यहां ध्यान दें सारे बच्चे, अब जितने भी बुक्स वगैरह के टॉपिक पे चल रहे थे
वो डाइवर्टेड जो हो चुके थे वो वापस आ जाएं जरा एक बार। एग्जाम्पल नंबर 4 की ही मैं बात कर रहा हूं, जो मेन एग्जामिनेशन की मैं मेन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 4, कंपनी इश्यू कंपनी री इश्यू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच। कंपनी ने वो जो 10,000 शेयर्स थे उनको ₹12 ईच यानी कि डिस्काउंट के बजाय उसे प्रीमियम पर इश्यू कर दिया। 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इश्यू कर दिया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पर इश्यू कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अब यहां इश्यू पर भी कोई लॉस नहीं हुआ, बट ये इश्यू का जो प्रॉफिट है वो सीधा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 10,000 शेयर 12 रुपए के हिसाब से जो री इश्यू करे। अब देखो केस ये क्या बन गया, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर क्या है, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर 80,000 और यहां पर 100% री इश्यू हो रहा है। मतलब जो फॉरफीचर का बैलेंस है इसको जो बचेगा उसे 100% ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिज्म में। अगर री इशू 25% होता तो 25% का ट्रीटमेंट करते। तो बैलेंस ऑफ फॉरफीचर हमारा 80,000 है और 100% री इशू है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो एंट्री बनेगी, री इशू के टाइम पर जो पैसा मिल रहा है तो अमाउंट रिसीव ऑन री इशू 10,000 मल्टीपल बाई 12 इज इक्वल टू 1,20,000। अब यह एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, लेकिन कैपिटल कितने का इशू किया है, 2 शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल ट्रांसफर करिए, यहां पर क्रेडिट की जाएगी। और जो प्रॉफिट होगा इसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में इसे ट्रांसफर करेंगे 20,000 रुपए से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 20,000 रुपए से। ये कोई फॉरफीचर और कैपिटलिज्म में नहीं जाएगा। बीइंग शेयर्स री इश्यूड, बीइंग शेयर्स री इश्यूड। बताओ बच्चों, यहां तक कोई समस्या रही है, यहां तक कोई समस्या रही, बोलो बच्चों। जल्दी से मेरे को बताइए, क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत, कोई समस्या? बच्चे कह रहे नहीं सर, थोड़ा सा कम कर दो उसे, थोड़ा सा कम कर दो। धन्यवाद। चलो जी, ओके, कोई समस्या नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि फॉरफीचर में बैलेंस पड़ा हुआ था 80,000 का, इसमें से 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ, तो सारा का सारा बैलेंस कहां चला जाएगा, कैपिटलिज्म में। और कैपिटलिज्म में जाएगा तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं ऐसे कि फॉरफीचर का बैलेंस इतना है, इतने शेयर हैं, इतने पर री इशू कर रहे हैं, बताओ कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, कैपिटलिज्म कितने से क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, वो आपको आना चाहिए। और एग्जांपल नंबर 4 बड़े डिटेल में किया है तो आप इजीली कर सकते हो इसे। तो बताओ बच्चों, यहां पर कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री बनेगी, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट और अमाउंट मेंशन कर दो आप। इतना अमाउंट डेबिट इस अकाउंट में और इतना अमाउंट क्रेडिट इस अकाउंट का, इस टाइप से आप एंट्री मेंशन कर दो। मेंशन कर सकते हो, जल्दी से आप मेंशन कर दो। इस एंट्री का मैं इंतजार कर रहा हूं कि बताओ कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होने का क्या एंट्री बनेगा। बोलो बच्चों बोलो, कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जल्दी से बताइए।
और एंट्री क्या बनेगी? आपके आंसर का इंतजार है और आंसर जल्दी जल्दी मुझे दीजिए, फिर मैं कुछ अपना आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 80,000। चलो, आपने मुझे बताया शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 80,000। ये 80,000 फुल्ली का फुल्ली क्यों ट्रांसफर हुआ? क्योंकि इसका कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू सीआर 80,000। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं ना? अब अगले एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल 7। इसको मैं सेपरेट एग्जाम्पल के तौर पर यहां मेंशन करा रहा हूं। कुछ फैक्ट मैं यहां पर डालूंगा, ऑलरेडी आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन वो फैक्ट सिमिलर टू आपके क्वेश्चन नंबर 4 ही होंगे। फॉरफीटेड शेयर, टोटल फॉरफीटेड शेयर 10,000, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपए वाले थे ये। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर वॉज 80,000 था। 25% ऑफ शेयर वॉज री इश्यूड। 25% ऑलरेडी हम री इश्यू कर चुके हैं, री इश्यूड। 75% ऑफ शेयर्स आर री इश्यू नाउ एट द रेट ऑफ ₹9 each, at the rate of ₹9 each. Generalize the transaction. Generalize the transactions. देखो, सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, सॉल्यूशन में अगर इसके चलें, 80,000 फॉरफीचर का बैलेंस है। इसका 25% का ट्रीटमेंट पहले ही हो चुका है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में करके देखा। दैट मीन्स 20,000 के फॉरफीचर के बैलेंस का ट्रीटमेंट हो चुका है। 75% का पेंडिंग चल रहा था, जो 60,000 का फॉरफीचर का बैलेंस है। और आज के टाइम पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि 7,500 75% मतलब 10,000 में से 7,500 शेयर री इशू कर रहे हैं, और वो भी ₹1 के डिस्काउंट पर। 9 रुपीज ईच है तो ₹1 के डिस्काउंट पर। तो दैट मीन्स 7,500 रुपए यहां से माइनस हो जाएंगे 60,000 में से। तो सीआर में जो ट्रांसफर होने वाला है फॉरफीचर का बैलेंस, वो 60,000 7,500 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7,500 बचेगा। तो 60,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 52,500। 52,500 ये जाएगा सीआर में, ठीक है। और ये पोर्शन जो है डेबिट होगा फॉरफीचर के तौर पर। क्लियर हो गया? एंट्री बना लेते हैं। बैंक का बैलेंस कितना रिसीव होगा? वो हमारा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट
7,500 शेयर मल्टीपल बाय 9, इसकी कैलकुलेशन करें क्योंकि 9 रुपये में शेयर इशू किया जा रहा है, 7,500 शेयर है, मल्टीपल बाय 9 इज इक्वल टू 67,500। 67,500 शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, तो 7,500 शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो 7,500 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में 7,500 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, क्रेडिट हो जाएगा 75,000। तो टोटल लगा लो 67,500 प्लस 7,500, क्या 75 हो रहे हैं, और टोटल लगाया तो मजे की बात यह है कि ये 75,000 हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक है। बीइंग शेयर्स रीइशूड, और अगली बात यह है कि शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस था 80,000 में से 20 पहले यूटिलाइज हो गया, 60,000 का ट्रीटमेंट अब करेंगे, उसमें से भी 7,500 यूटिलाइज हो चुके हैं, 52,500 कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटलिज्म में। तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व CR अकाउंट, कितना बच्चों, 52,500, 52,500 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CR। बोलो बच्चों बोलो, क्या आपको दोनों एंट्रीज समझ में आए? ये एग्जाम्पल मैंने एकदम से सेपरेट बना दिया। इस एग्जाम्पल में कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इस एग्जाम्पल में आपको कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बोलो बच्चों बोलो, जल्दी से बताइए। क्या आपको ये एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आया? ठीक बात, कोई डाउट नहीं है। और अब आपका शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस और री इशू में कितना जाएगा, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, इन सारे एस्पेक्ट पर जितने भी पहलू हो सकते थे, ईच एंड एवरी पहलू को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को मैंने यहां पर कवर करा दिया है। मैंने यहां पर आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करा दिया है। चलो बेटा अभी कर लेते हैं ब्रेक, इट्स अ ब्रेक टाइम, और ब्रेक के बाद मिलते हैं FM की क्लास में। अब टाइम हो रहा है बेटा 10 बज के करीब 10 मिनट हो चुके हैं। 10 बज के करीब 10 मिनट हो चुके हैं। और देखो एक्चुअली क्या होता है, जब मैं आपको ब्रेक देता हूं तो मेरे सामने एक समस्या होती है कि मेरे को दोबारा से लाइव आने में 5 से 10 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं, और 15 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं, तो मेरे लिए वो ब्रेक नहीं रहता। मेरे लिए तो बस क्लास ऑफ करना है, उस क्लास चालू करने के बराबर रहता है। तो थोड़ा सा ब्रेक मैं भी ले लेता हूं। 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, 10:40 के अप्रॉक्सीमेटली हम क्लास चालू करेंगे। हाफ एन आवर का ब्रेक है आपका। 10:40 पर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जिससे कि मुझे 15 मिनट का ब्रेक मिल जाए। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय। अभी